हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सवेल एनर्जी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्सवेल्स एनर्जी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की। जैसे पहले भी हमने पढ़ा था जब मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो वहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला था इन टर्म्स ऑफ स्पीड c। अब हमें वही प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी के टर्म्स में डिफाइन करनी है, तो उससे हमें मैक्सवेल्स एनर्जी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारा क्या कहता है कि द प्रोबेबिलिटी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द स्पीड रेंज c एंड c प्लस dc, यानी कि अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है बिटवीन द स्पीड रेंज c एंड c प्लस dc, तो उस केस में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारी डिनोट की जाएगी pc dc से, एंड वो इक्वल होगी 4 पाई ब्रैकेट में m/2 पाई kT की पावर 3/2 e की पावर माइनस mc² अपॉन में 2 kT c² dc। मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। क्योंकि हमें यही इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको एनर्जी की टर्म्स में लेके आना है, तो हमें एक रिलेशन बनाना होगा c के बीच में और एनर्जी e के बीच में। तो देखिए, हम जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, अगर उसकी स्पीड c है तो काइनेटिक एनर्जी का बन जाएगी यहाँ पे E = ½ mc²। यहाँ से हम c की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो c की वैल्यू आ जाएगी √2E/m। मान लीजिए हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड को अपने रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हम देखेंगे c की जगह हमारा डिफ्रेंशिएट करने पर dc बन जाएगा। राइट हैंड साइड में √2/m, यहाँ से कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। √e का जब हम डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/2√e, और फिर e का करेंगे तो यहाँ आ जाएगा de। ये हमें टर्म यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ से √2, ये 1 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में √2 रह जाएगा। तो dc की वैल्यू यहाँ पे हमारी ये आ जाएगी। मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। अब इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड से c और dc की वैल्यू हम लेके और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर c की जगह यहाँ पे e आ जाए, क्योंकि अब पूरी इक्वेशन एनर्जी की टर्म्स में हो जाएगी। यहाँ c² की वैल्यू रख देंगे और dc की वैल्यू, और यहाँ भी c² की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इससे हमें यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनेगा वो हमारा आ जाएगा PE/DE लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में ये टर्म एज इट इज़, यहाँ mc² है तो यहाँ पे पुट करेंगे c² की वैल्यू, क्योंकि c है हमारा √2E/m, तो c² की वैल्यू हो जाएगी 2E/m, और यहाँ हमने dc की वैल्यू को पुट कर दिया। तो यहाँ तो ये कैंसिल आउट होके e की पावर माइनस E/kT जो हमारी ये टर्म आ जाएगी। यहाँ से देखिए, यहाँ न्यूमरेटर में m की पावर 3/2, यहाँ m की 1 है, यहाँ m की ½ है, तो ये m की 3/2 यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 की पावर 3/2 है, जिसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर ½ इंटू में 2, और यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक डिनोमिनेटर में 2 की पावर ½ आ जाएगा। तो ये 2 की ½ इस √2 वाले से कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 इससे कैंसिल होकर हमें क्या दे देगा, 2 दे देगा। तो इसके बाद हमारी जो टर्म्स बचेंगी वो रहेंगी PE/DE = 2 पाई 1/पाई kT की पावर 3/2 e की ½ e की पावर माइनस E/kT और DE। दोनों साइड से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से DE कैंसिल हो जाएगा, तो PE की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, PE की वैल्यू आएगी, PE की वैल्यू हमें मिल जाएगी ये वैल्यू। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4 है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 हमारी आई है, यही हमारा क्या है, मैक्सवेल एनर्जी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि अब हमने प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर दिया इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो इक्वेशन नंबर 4 से हम देख सकते हैं कि जो ये हमारा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आया है, ये मास पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब अगर हम कोई भी मिक्सचर ऑफ गैसेस कंसिडर करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे डिफरेंट काइंड्स के, तो सबका ही सेम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरे मिक्सचर के लिए, चाहे उसमें हमने कितने ही मॉलिक्यूल्स डिफरेंट काइंड्स के लिए हो, सबके लिए जो एनर्जी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यही होगा, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 4 होगा।
अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड्स। इसका मतलब क्या है कि जो भी थ्योरेटिकल रिजल्ट्स आए हैं अबाउट द मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो उनको वेरीफाई करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए होंगे जो ये बताएं कि वो रिजल्ट्स ठीक हैं। तो वो हमारे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस जो की गई हैं उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे, डिफरेंट साइंटिस्ट ने परफॉर्म किए थे, जिसके बेस पे देखा था कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू आई है, जो हमारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, वो एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाइड है। तो देखिए 1920 तक तो कोई भी मेथड हमारे पास नहीं था जिससे हम वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड। लेकिन 1920 के अंदर पहला डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट किया गया साइंटिस्ट ओ स्टर्न के द्वारा। बाद में उसी एक्सपेरिमेंट को मॉडिफाई किया एल्ड्रिज, ज़ार्टमैन और दूसरे साइंटिस्ट ने। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ओ स्टर्न जो साइंटिस्ट थे उनका मेथड था स्टर्न मेथड। उन्होंने किस तरीके से मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को वेरीफाई किया। उन्होंने क्या किया, इस मेथड के अंदर उन्होंने एक मॉलिक्यूलर बीम का यूज़ किया। मॉलिक्यूलर बीम का मतलब क्या होता है, ये एक बीम होती है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की। न्यूट्रल मतलब जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, उनकी एक बीम होती है जो कि वैक्यूम में मूव करती है और थर्मल वेलोसिटी से किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर मूव करती है। तो बेसिकली हमारी मॉलिक्यूलर बीम क्या होती है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की बीम होती है, वैक्यूम में मूव करती है विद थर्मल वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। ये जो मॉलिक्यूलर बीम है ये फ्री फ्रॉम कॉलिजन, यानी इसमें कोई भी कॉलिजन नहीं होता इस बीम के अंदर। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें एक मॉलिक्यूलर बीम मिले, तो टू ऑब्टेन ए मॉलिक्यूलर बीम हमें किन्हीं गैस मॉलिक्यूल्स को पास करवाना होगा किसी नैरो स्लिट से हमें पास कराना होगा किसी कंटेनर में, और उस कंटेनर में हमें काफ़ी लो प्रेशर रखना होगा ऑफ ऑर्डर 10⁻⁻8 mm ऑफ मरकरी, तो हमें एक मॉलिक्यूलर बीम मिल जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए उन्होंने सीजियम एटम कंसिडर किया था। यहाँ एक ओवन लिया, यहाँ एक स्लिट S ली और यहाँ पे एक हॉट टंगस्टन वायर WW' लिया, ये WW', ठीक है। तो यहाँ से हमारे ओवन से मॉलिक्यूल्स आए, स्लिट पे टकराए, बाद में ये वायर पे इंसिडेंट हुए। हमें स्लिट और वायर इस तरीके से लेना है कि दीज टू आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि वही आप पेपर के ऊपर अगर ये देखोगे तो ये परपेंडिकुलर होने चाहिए दोनों S और स्लिट भी और ये वायर WW' भी। तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी। अब हम इसी एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर बीम मानी उन्होंने सीजियम से, क्योंकि हमने ओवन में सीजियम लिया है, तो वहाँ से कोई एक मॉलिक्यूलर बीम बाहर निकलती है किसी ओपनिंग O से, ओवन के अंदर से। वो बीम फॉल करती है स्लिट के ऊपर, जो हमने अभी स्लिट देखी थी, और फिर उस स्लिट के बाद वो फॉल करती है किसी हॉट टंगस्टन वायर WW' के ऊपर। अब वो स्लिट और वायर, जैसे मैंने आपको बताया, दोनों ही हमने हॉरिजॉन्टल रखने हैं ऐसी डायरेक्शन में कि वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर हो। जैसे ही हमारे सीजियम एटम स्ट्राइक करेंगे टंगस्टन वायर को, तो वो आयनाइज हो जाएंगे, यानी आयंस की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि टंगस्टन वायर हमारा हॉट है, उसका टेम्परेचर हमने ज़्यादा कंसिडर किया है। तो जैसे ही सीजियम एटम उस पर इंसिडेंट होंगे तो वो आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज हो जाएंगे, वो हॉट ऑलरेडी है, तो वो इवेपोरेट होने लग जाएंगे, और इवेपोरेट होने लग जाएंगे तो हम उसके बराबर में ही एक सराउंडिंग में ही वायर की एक सिलेंडर रखेंगे, जिस सिलेंडर को हम नेगेटिव चार्ज रखेंगे, जिससे वो जो इवेपोरेटेड एटम्स है वो वहाँ जाके उस नेगेटिवली चार्ज सिलेंडर के अंदर जाके कलेक्ट हो जाएंगे, और वो सिलेंडर हमने उस वायर की सराउंडिंग में ही रखा है। अब जैसे यहाँ चार्ज मूव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज जैसे ही मूव करता है हमारा करंट बनाता है। तो जैसे ही हमारे नेगेटिव चार्ज आयंस मूव करेंगे तो वो करस्पॉन्डिंग आयन करंट बना लेंगे। तो यानी कि उस सिलेंडर के अंदर अब हमारा क्या बन जाएगा, आयन करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। उस आयन करंट को हम किसी भी सूटेबल मीटर से मेज़र कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये करंट हमें क्या बताएगा, ये करंट बताएगा कितने नंबर ऑफ सीजियम एटम उस पर्टिकुलर वायर के ऊपर 1 सेकंड में स्ट्राइक किए हैं। तो वही हमारी करंट की वैल्यू हो जाएगी, यानी 1 सेकंड में उस वायर के ऊपर जितने सीजियम एटम स्ट्राइक करेंगे वही हमारी करंट की वैल्यू होगी।
अब जो भी हमारे एटम्स निकल के आ रहे हैं सीजियम एटम उस ओवन में से, तो हर एक एटम का एक पर्टिकुलर पाथ हमारा ट्रैवल करेगा, ट्रेस करेगा। तो जो पाथ ट्रेस करेगा हर एक एटम वो हमारा पैराबोलिक पाथ होगा, यानी कि पैराबोला की शेप में होगा। इसका मतलब डिफरेंट एटम्स होंगे तो उनकी डिफरेंट स्पीड्स होगी, और उनकी डिफरेंट स्पीड होगी तो वो डिफरेंट ही पाथ ट्रैवल करेंगे, यानी कि उनके करस्पॉन्डिंग हमें डिफरेंट पैराबोलाज मिलेंगे। अब एटम्स, ऐसे एटम्स होंगे किन्हीं की स्पीड ज़्यादा होगी, हायर स्पीड होगी, किन्हीं की स्पीड कम होगी। तो जिनकी स्पीड ज़्यादा होगी वो वायर को ए के क्लोजली स्ट्राइक करेंगे। जैसे अगर जिनकी स्पीड हमारी ज़्यादा है तो वहाँ पे जो ए हमने लिया है इसके उतने ही क्लोज स्ट्राइक करेंगे, और जिनकी स्पीड कम होगी वो ए से उतनी ही दूर स्ट्राइक करेंगे वायर के ऊपर। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमने देखा यहाँ पे कि जितने भी हम वायर्स ले रहे हैं वो डिफरेंट स्पीड के अगर हैं तो वो डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर, वायर के ऊपर इंसिडेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जैसे अगर कोई जो जिनकी स्पीड ज़्यादा है वो तो क्लोज टू ए आ जाएंगी, जिनकी स्पीड कम है वो डिफरेंट पोजीशन, यानी कि कोई A1 पे, कोई A2 पे, कोई A3 पे एंड सो ऑन ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो जितने भी हमने भी देखा, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स स्ट्राइक करेंगे वायर के ऊपर वही क्या बन जाएगा, आयन करंट बन जाएगा। अगर हम इस आयन करंट को डिफाइन करते हैं एज ए फंक्शन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द कलेक्टर, यानी कि जहाँ वो कलेक्ट हो रहा है, जैसे यहाँ वायर के ऊपर हम उनको कलेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे ही यहाँ देखा अगर वहाँ जो आयन करंट बना है सिलेंडर के अंदर, अगर उस आयन करंट को हम डिफाइन कर देते हैं एज ए फंक्शन ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस मतलब जो हमने पोजिशंस मानी है A1 A2 इनकी फंक्शन में डिफाइन कर देते हैं। जैसे हम एक ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ बनाएंगे आयन करंट के बीच में, और हम बनाएंगे पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द जो भी गिवन पॉइंट हमने लिया है, तो वहाँ से जब एक ग्राफ बनाएंगे तो हमें एक कर्व मिलेगा, और ये जो हमारा कर्व है ये हमारा एग्री करेगा जो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उससे, यानी कि थियोरेटिकल जो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मिला है वो एक्सपेरिमेंटली भी एग्रीमेंट में है, यानी कि प्रूव हो रहा है। तो ये मेथड हमारा था ओस्टर्न मेथड, जिस ओस्टर्न साइंटिस्ट ने किया था, जिसकी वजह से इनका नाम पड़ गया था इस मेथड का स्टर्न मेथड। सेकंड मेथड हमारा है ज़ार्टमैन एंड कोज मेथड। ये भी एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था। इसे किया था दो साइंटिस्ट ने, जिनका फर्स्ट का नाम था IF ज़ार्टमैन और सेकंड साइंटिस्ट का नाम था CC को। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे उन्होंने वेरीफाई किया था मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बिस्मथ कंसिडर किया था। देखिए पहले वाला जो स्टर्न मेथड था वहाँ पे सीजियम कंसिडर हुआ था, यहाँ पे हमने बिस्मथ कंसिडर किया है। अब उन्होंने बिस्मथ जो एलिमेंट लिया है उसको हीट किया 800 डिग्री सेल्सियस पे किसी ओवन के अंदर। अब उसको हीट करेंगे जब हम 800 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो बॉयल होने लग जाएगा, और बॉयल होके वो वेपर फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो ये जो वेपर थे, देखिए जैसे यहाँ पे हमने यहाँ एक ओवन लिया है इधर, और इसके अंदर हमने बिस्मथ के एटम्स लिए हैं जिसको हमने हीट किया है 800 डिग्री सेल्सियस पे, जिससे वो हमारे वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो गए। अब यहाँ से जो मॉलिक्यूलर बीम बनेगी, जो वेपर्स बनेंगे, इस कॉलिमेटेड बाय अनदर स्लिट S2। मान लीजिए जैसे एक तो ये ओवन के ऊपर यहाँ स्लिट S1 है, एक यहाँ पे स्लिट S2 ले ली। कॉलिमेटेड का मतलब यहाँ पे ये है कि पैरेलल बीम्स निकल जाना, उनमें कोई भी स्प्रेड ना होना या कोई भी डिस्पर्जन ना होना। जैसे अगर हम स्लिट लेंगे तो स्लिट के अंदर से पैरेलली निकल जाएंगे, जो साइडवेज जो डिस्पर्जन या स्प्रेडिंग होगी वो प्रिवेंट हो जाएगी। तो इसी तरह अब ये जो मॉलिक्यूलर बीम बनी है, जो वेपर्स हमारे आए हैं, इनको हम पास कर देंगे दूसरी स्लिट S2 से। ठीक है, इसी स्लिट S2 के ऊपर हमने एक रखा है होलो सिलेंडर ड्रम। एक होलो का मतलब अंदर से पूरी तरह खाली है, एक सिलेंडर शेप का ड्रम रखा है। इस ड्रम के अंदर भी हमने एक स्लिट S3 बनाई। ये स्लिट S3 इसके अंदर कंसिडर की है। ये ड्रम जो है ये रोटेट करेगा एट ए वेरी हाई स्पीड, और वो स्पीड होगी 100 RPS, यानी 1 सेकेंड के अंदर 100 रोटेशन पर
सेकंड की स्पीड से ये ड्रम हमारा रोटेट करेगा, और ये रोटेट करेगा इस एक्सिस से, यानी मान लीजिए ये एक एक्सिस है जो एक्सिस परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन ऑफ पेपर, तो उस एक्सिस के अलोंग ये क्या करेगा, सिलेंडर हमारा जो सिलेंड्रिकल ड्रम है ये रोटेट करेगा। जैसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ओवन लिया है, ओवन के अंदर बिस्मथ एटम्स लिए हैं, यहाँ एक स्लिट S1 ली है, यहाँ स्लिट S2, ये स्लिट S3 जो कि सिलेंड्रिकल ड्रम के अंदर ली है, यहाँ पे एक हमने ग्लास प्लेट P ली है, और यहाँ पे एक O पॉइंट O कंसीडर किया है, इधर यहाँ पे एक वैक्यूम पंप है। तो एक कंप्लीट रोटेशन जैसे हमें करेगा, तो एक रोटेशन होते ही हम देख सकते हैं एक टाइम तो ऐसा आएगा जब ये S1, S2 और S3 तीनों ही एक लाइन के अंदर होंगे, और ये यहाँ पे ये ओपनिंग है, अगर ये तीनों एक लाइन के अंदर होंगे तो जो मॉलिक्यूलर बीम यहाँ से आएगी ये इस ड्रम के अंदर एंटर हो जाएगी, मॉलिक्यूलर बीम एंटर कर जाएगी ड्रम के अंदर। और यहाँ हमने जो ग्लास प्लेट P लगाई है ये भी हमने फिक्स कर रखी है, जो ग्लास प्लेट है यहाँ पे P ये फिक्स कर देते, इस तरीके से फिक्स कर रखी है, दिस इज़ अपोजिट टू S3, जो स्लिट S3 है इसके जस्ट अपोजिट है कि जैसे ही कोई मॉलिक्यूलर बीम आए ये P पे जाके इंसिडेंट हो जाए। तो यहाँ पे हमने ग्लास प्लेट लगाई है P जो फिक्स्ड है ऑन द अपोजिट फेस, जो स्लिट S3 के अपोजिट फेस पे। तो जो बिस्मथ की मॉलिक्यूलर बीम आएगी वो S3 से एंटर होके अंदर एंटर होगी और ग्लास प्लेट पे जाके कंडेंस हो जाए, कंडेंस का मतलब वहाँ जाके कलेक्ट हो जाएगी। तो अगर वो ड्रम स्टेशनरी है, अगर ये ड्रम स्टेशनरी है तो जितने भी मॉलिक्यूल्स वहाँ जाएंगे सीधे के सीधे जाएंगे S1, S2, S3 के थ्रू, और वहीं पे जाके ग्लास प्लेट पे जाके इंसिडेंट हो जाएंगे, वहीं पे जाके सारे के सारे मिल जाएंगे हमें। लेकिन अगर वो ड्रम रोटेट कर रहा है, मान लीजिए वो ड्रम रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, अगर वो रोटेट कर रहा है तो उसके अंदर जो ग्लास प्लेट है वो भी लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर वो मूव करेगी ड्यूरिंग द बिस्मथ मॉलिक्यूल जैसे उसके अंदर जाएंगे तो वो लेफ़्ट डायरेक्शन में हमारी मूव करेगी। तो मॉलिक्यूल्स भी जैसे हम उसके अंदर से मॉलिक्यूल्स जाएंगे तो कभी तो वो जैसे अगर वो होल हमारा ओपनिंग ओपन है तब तो ठीक है, कई बार वो ओपनिंग हमारी ऊपर की साइड चली जाएगी ड्यू टू रोटेशन, अगर वहाँ चली जाएगी तो ग्लास प्लेट पे इंसिडेंट नहीं होंगे। तो यहाँ से हम जैसे ही वो मूव करता रहेगा हमारे जो मॉलिक्यूलर बीम है वो स्लिट S2 के थ्रू ग्लास प्लेट के ऊपर इंसिडेंट होती रहेगी। तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी स्पीड कम होगी, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो जिनकी स्पीड ज़्यादा होगी। अब जिन मॉलिक्यूल्स की स्पीड कम है वो उतना ही टाइम लेंगे ग्लास प्लेट तक पहुंचने में, और अगर वो धीरे धीरे करके ग्लास प्लेट तक पहुंच भी गए तो जो हमारी O पोजीशन है, जो ये O पोजीशन है यहाँ पे, इससे दूर जाएंगे, क्योंकि जो जितनी जल्दी आएंगे यहाँ सामने O के क्लोज ही रहेंगे, और जो जितनी लेट आएंगे वो O से उतना ही दूर कलेक्ट होंगे। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो हमारे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, जो फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, वो हमारे O के नज़दीक, और जो स्लो मूविंग मॉलिक्यूल्स है वो प्लेट के लॉन्गर डिस्टेंस O पॉइंट से ग्रेटर डिस्टेंस के ऊपर हमें मिलेंगे, और फास्ट मॉलिक्यूल्स हमारे जल्दी पहुंच जाएंगे तो पॉइंट O के क्लोज ही कंडेंस हो जाएंगे, वहीं इकट्ठे हो जाएंगे। इस तरह से जो ग्लास प्लेट होगी उसमें काफ़ी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाएंगे जो अपनी डिफरेंट वेलोसिटी के अकॉर्डिंग उस ग्लास प्लेट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो वहाँ डिफरेंट रेंज ऑफ वेलोसिटीज़ के अकॉर्डिंग वो ग्लास प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, एक वेलोसिटी स्पेक्ट्रम की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये वेलोसिटी स्पेक्ट्रम ऑफ बिस्मथ मॉलिक्यूल्स, यानी बिस्मथ मॉलिक्यूल्स का एक वेलोसिटी स्पेक्ट्रम हमें ऑब्टेन हो जाएगा ग्लास प्लेट के ऊपर, जिसके अंदर हम देखेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम द O, जो भी पार्टिकल्स हैं वो O से डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर लोकेटेड हैं, तो वो हमें बताएंगे उनकी मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के बारे में, क्योंकि जो O पॉइंट के क्लोज होंगे उनकी वेलोसिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, और जो O पॉइंट से जितने ज़्यादा ग्रेटर डिस्टेंस पे होंगे उनकी वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम जो लिया है हमने, सिलेंड्रिकल ड्रम है, स्लिट्स है, इन सबको हमने एनक्लोज किया है एक वेसल के अंदर, और वो वेसल पूरी तरह से हाईली इवैक्यूएटेड है। हाईली इवैक्यूएटेड मतलब पूरी तरह से एम्प्टी है, उसमें कोई भी मॉलिक्यूल्स हमने नहीं लिए हैं। क्यों? ताकि जो भी मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर बीम जा रहे हैं, बिस्मथ के मॉलिक्यूल जा रहे हैं S1 स्लिट से प्लेट P तक पहुंच रहे हैं, उनको बीच में जब वो रास्ते में कहीं भी कोई एयर मॉलिक्यूल से कोलिजन ना हो, क्योंकि अगर बीच में एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो पूरी वेसल इवैक्यूएटेड नहीं होगी, तो उनकी वेलोसिटीज़ में डिफरेंस क्रिएट होगा ड्यू टू द कोलिजन विद द एयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
जब हम देख लेंगे धीरे धीरे हमारे मोलिक्यूल्स वहाँ पे जा रहे हैं, ग्लास प्लेट पे इंसिडेंट हो रहे हैं, अगर एक सफिशिएंट अमाउंट हमारी बिस्मथ मोलिक्यूल्स की वहाँ इकट्ठी हो जाएगी जिससे हम रिक्वायर्ड रिजल्ट ले सकते हैं, तो उस ग्लास प्लेट को हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब उस ग्लास प्लेट के ऊपर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे काफ़ी सारे हमारे, तो वहाँ जो रिलेटिव डेंसिटी होगी उन बिस्मथ मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द ग्लास प्लेट, यानी ग्लास पॉइंट पे डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स रखे हैं उनकी जो रिलेटिव डेंसिटी होगी, उस रिलेटिव डेंसिटी को हम मेज़र कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ए डिवाइस कॉल्ड एज माइक्रोफोटोमीटर। यानी माइक्रोफोटोमीटर की हेल्प से हम रिलेटिव डेंसिटी बिस्मथ मॉलिक्यूल्स की कैलकुलेट कर लेंगे डिफरेंट पॉइंट्स पे जो ग्लास प्लेट के ऊपर प्रेजेंट है। अब ये जो रिलेटिव डेंसिटी होगी, दिस रिलेटिव डेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बिस्मथ मॉलिक्यूल्स, यानी जितने नंबर ऑफ बिस्मथ मॉलिक्यूल्स उस प्लेट को स्ट्राइक करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी उन्हीं नंबर ऑफ बिस्मथ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर स्ट्राइक हो रहे हैं प्लेट से, तो ऑब्वियसली रिलेटिव डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और कम हो रहे हैं तो कम होगी। तो ये जो रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ हमें मिलेंगे, ये रिलेटिव मॉलिक्यूल्स हमारी, इनकी सबकी डिफरेंट स्पीड होगी, तो यहाँ से हमें उनकी डिफरेंट स्पीड के बारे में पता चल जाएगा। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आया है हमने जो इसके अकॉर्डिंग किया है, कोज एंड ज़ार्टमैन मेथड के अकॉर्डिंग, ये पूरी तरह से जैसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ में प्रिडिक्ट किया गया था उसी के ही अकॉर्डिंग है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट Maxwell energy wise distribution and experimental verification of the Maxwell distribution law. Thank you.